देखिए ट्रिक मैंने बता दिया। नाउ मूविंग ऑन टू हमारा आज का एक्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखो मेंटेनेंस हमने कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है अभी तक, प्लीज गाइस टेल मी मेंटेनेंस हमने कहाँ कहाँ कवर कर लिया है। सेक्शन 24 एंड 24, 25 है ना। मेंटेनेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 24 में क्या है, व्हेन द सूट इज पेंडिंग इन द कोर्ट, तब आपको मेंटेनेंस मिलता है। और ये दोनों ग्राउंड्स जो है किसके लिए है मेंटेनेंस, यहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे मेंटेनेंस। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, वहां पे हमने कवर किया था मेंटेनेंस। नाउ यहाँ पे हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ईयर याद करना बहुत रिमेंबर है। एज यू नो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, सीधा एक्ट दे रहे हैं आपको और क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको 1956 पता होना चाहिए, दैट मीन्स दिस एक्ट वाज इनेक्टेड आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, उसके बाद देखो इसमें 4 चैप्टर है, आपको चारों चैप्टर्स को इन क्रोनोलॉजी याद रखना है कि चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी है ना, उसके बाद चैप्टर 2 अडॉप्शन, चैप्टर 3 टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस एंड चैप्टर 4 टॉकिंग अबाउट द हमारा अदर पार्ट्स। वेयर इज चैप्टर 4, ओके चैप्टर 3 ओनली है ना, 3 चैप्टर्स आर देयर। सो आपको ये करना है चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 याद रखना है कि तीनों कैसे डिवाइडेड है। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू कवर ये अडॉप्शन वाला पार्ट है ना, कि अडॉप्शन कैसे होता है, क्या इसका इफेक्ट होता है ना, अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर उनके क्या राइट्स होते हैं, जो चाइल्ड अडॉप्ट होता है उसका क्या राइट होता है, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, एज यूजुअल हमें पता है ये जो है कॉमन है ना, हमने बाकी सारे भी जो एक्ट कवर किए हैं अब तक, हिंदू मैरिज एक्ट, हमारा गार्जियनशिप एक्ट है ना, उसमें भी हमने देखा कि ये जो चारों सेम है। फर्स्ट हमारा सेक्शन टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन टू द ऑफ द एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, हु इज अ हिंदू, हु इज अ हिंदू है ना। अब प्लीज मुझे बता दो, हमने कल ये किया है कवर, उसमें एसटी जो है कहाँ पे डिफाइंड है, एसटी जिसपे अप्लाई नहीं होता है ये एक्ट, इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कल भी पढ़ा था, यहाँ पे भी द सेम थिंग इज गिवन। तो एसटी का प्लीज टेल मी आर्टिकल नंबर। 366 3, क्लोज वेरी गुड 366 है ना। क्लोज 25। हाँ, इन पे अप्लाई नहीं होगा, सेम है, जस्ट मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको है ना थ्रू द क्वेश्चंस, कि हमने एसटी का कवर कर लिया कि इन पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सारा सेम है जो हमने कल पढ़ा था हिंदू की डेफिनेशन, कि कौन कौन होते हैं हिंदू, लिंगायत हो गए, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज के लोग है ना, या फिर कोई हु इज अ पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन है ना, ये सब हिंदू होते हैं, या फिर अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू है ना। ये चार, या तो आप हो या फिर आप इनमें से अगर कुछ नहीं हो तो आप हिंदू हो, बेसिकली ये डेफिनेशन है। उसके बाद देखो हमारा थर्ड पे आ जाते हैं हम, थर्ड सेक्शन क्या कहता है, अगेन यहाँ पे डेफिनेशंस आ गई हमारी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन डिफाइंस द कस्टम एंड यूसेज, कस्टम एंड यूसेज। अब याद देखो क्या रखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पे डिफाइंड था कस्टम, समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज है ना, हिंदू मैरिज एक्ट में भी डेफिनेशन गिवन है कस्टम एंड यूसेज की, याद करने की कोशिश करो कहाँ पढ़ा था। आई गेस 3A में ही हमने वहां पे भी कवर किया था द डेफिनेशन ऑफ कस्टम है ना एंड यूसेज। उसके बाद सेकंड है हमारा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यहाँ पे डिफाइन, अब देखो हम चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में सॉरी, हम मेंटेनेंस पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर 3 में हम क्या कवर करने वाले, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखो 3 क्लॉज बी में दे दे कि मेंटेनेंस होता क्या है। In all cases, provision related to food, clothing, residence, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस है ना, मेडिकल से रिलेटेड, रेसिडेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नेसेसिटी है बेसिकली, वो हमारा मेंटेनेंस में आता है। इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर,
द रीजनेबल एक्सपेंस एंड इंसिडेंट टू हर मैरिज, है ना, जो भी एक्सपेंस होता है उसकी शादी का, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस। उसके बाद हमारा हु इज अ माइनर, है ना, माइनर कौन है? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब बताओ माइनर की डेफिनेशन कल कहां पड़ी थी? इन द गार्जियनशिप एक्ट। माइनर कहां पे था? है ना, कल हमने ये एक्ट कवर किया था, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यू माइट गेट कंफ्यूज कि कहाँ पे क्या गिवन है। देखो यहाँ पे 4A में डेफिनेशन, 4A में गिवन है ना, और यहाँ पे कहाँ पे गिवन है हमारा? 3C में, 3C में। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। समटाइम्स आपको लगेगा अरे वहां पे तो पढ़ाता है ना, तो इसके टू द पॉइंट इसको भी याद रखने की कोशिश करना कि डेफिनेशंस कहाँ पे है गार्जियनशिप एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पे है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कहाँ पे है। और माइनर की डेफिनेशन है सेम एज हमने जो गार्जियनशिप एक्ट में पढ़ा था और किस में पढ़ा था? 4A में पढ़ा था। उसके बाद अगेन द ओवरराइडिंग इफेक्ट है ना, कि इससे पहले अगर कोई अडॉप्शन, है ना, हो चुका है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, कस्टम और यूसेज, है ना, अब जो है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट, शैल सीज टू हैव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब जो है वो सारी जो चीजें हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा? विल बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट, है ना, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है ऑफ द एक्ट को। अब देखो अडॉप्शन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है कि अडॉप्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे नोट्स में भी देखोगे प्रियम्बल क्या कहता है? दिस एक्ट इज टू अमेंड एंड कोडिफाई, है ना, अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। ओके, 30 सेक्शंस है, 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 3 में ही है, 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा प्रिलिमिनरी है, उसके बाद हमारा एडॉप्शन है, फिर मेंटेनेंस है थर्ड चैप्टर, और हमारा ये रिपील्स एंड सेविंग्स का है। इनको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम थर्ड के साथ ही पढ़ते हैं। ओके, 3 चैप्टर्स 30 सेक्शन। अब प्रिलिमिनरी में हमने पढ़ लिया कि एप्लीकेशन, हु इज अ हिंदू, ओवरराइडिंग इफेक्ट सब हमारा कवर है। अब सेक्शन 5 स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि अडॉप्शन होता क्या है ना, व्हाट इज अडॉप्शन? अडॉप्शन इज बेसिकली द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ फैमिली वेयर ही इज बोर्न टू अनदर फैमिली, है ना, कोई भी चाइल्ड है, ही इज बोर्न इन अ फैमिली, यहाँ पे बोर्न हुआ, है ना, एंड देन ही गेट ट्रांसप्लांटेड टू अनदर फैमिली, है ना, अनदर फैमिली में चला गया, तो ये क्या हो गया? हमारा अडॉप्शन का प्रोसेस है। तो जो भी हिंदूज के अमंग जो भी अडॉप्शन होगा वो किसके अंडर होगा? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सिंपल सा क्या है ये एक्ट जो है अडॉप्शंस अमंग हिंदू को रेगुलेट करता है। तो सेक्शन 5 हमारा देखो सीधा यही बात कहता है। क्या सेक्शन 5 कहता है? adoptions to be regulated by these chapter. No adoption shall be made after the commencement of this act by or to a Hindu except in accordance with the provisions contained in this chapter, and any adoption made in contravention of the said provisions shall be void if you contravene, है ना, जो भी अडॉप्शन हो गए अगर आप उसको कॉन्ट्रावीन करते हो इस एक्ट को, है ना, तो वो क्या होगा? शेल बी वॉइड। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो अडॉप्शन जो है टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। An adoption which is void shall neither create any rights in the adopted family in favor of any person which he or she could not have acquired except by the reason of adoption। बेसिकली क्लैरिफाई कर रहा है कि अडॉप्शन ही वैलिड नहीं है, अडॉप्शन ही वॉइड हो गया, तो जो राइट्स क्रिएट होने वाले थे वो राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, है ना, जो राइट्स आफ्टर अडॉप्शन क्रिएट होने वाले थे वो राइट्स क्रिएट नहीं होंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे हमें सेक्शन 5 क्या याद रखना है? adoption to be regulated by this chapter। ओके, उसके बाद हमारा सेक्शन 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट टॉक अबाउट द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, कि वैलिड अडॉप्शन के लिए व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सो नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन अडॉप्टिंग, है ना, द पर्सन अडॉप्टिंग जो ले रहा है, लेन देन होता है ना अडॉप्शन में, क्या हो रहा है? लेन देन। तो लेने वाला, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेने वाले की। the person adopting has the capacity, please focus on the word capacity and also the right। यहां से क्वेश्चन आया है
यहां से क्वेश्चन आया है, जो लेने वाला पर्सन है, द पर्सन अडॉप्टिंग, उसकी क्या क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ऑल्सो राइट भी होना चाहिए टू टेक इन अडॉप्शन, टू टेक इन अडॉप्शन। डायरेक्ट बेयर एक्ट की लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है कि द पर्सन अडॉप्टिंग, उसका क्या होना चाहिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी भी होना चाहिए एंड द राइट ऑल्सो। ओके, उसके बाद द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देने वाले की, है ना। अडॉप्शन का क्या प्रोसेस है, लेन देन होना है ना, एक फैमिली लेती है, अडॉप्ट जो करती है वो ले रही है, जो फैमिली दे रही है वो जो होगी वो गिविंग इन अडॉप्शन वाली फैमिली होगी। तो यहाँ पे देने वाले के लिए क्राइटेरिया दिया, क्या क्या दिया हुआ है कि द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी, देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी की बात हुई है, हैज द कैपेसिटी टू डू सो, यहाँ पे कैपेसिटी प्लस राइट दोनों होना चाहिए, है ना। लेने वाले के पास कैपेसिटी एंड राइट दोनों होना चाहिए, देने वाले के पास सिर्फ कैपेसिटी बोला गया है, सिर्फ कैपेसिटी टू डू सो। उसके बाद जिसका अडॉप्शन हो रहा है, द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, है ना, जिसका अडॉप्शन हो रहा है तो वो भी केपेबल होना चाहिए, है ना, उसकी भी कैपेसिटी की बात की हुई है। उसके बाद द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन, की कुछ और कंडीशन है जो कि मेंशन है इस चैप्टर में, उससे भी क्या होना चाहिए, उसको भी कॉन्ट्रावी नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड अडॉप्शन। नाउ अब देखो, एक मेल अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल, है ना, लेने वाले में कौन कौन हो सकता है, एक मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है ना। तो मेल के कहां पे हम पढ़ेंगे, सेक्शन 7 में, कि कौन सा मेल है who has the capacity and the right to adopt, है ना। we will discuss it in section 7। सिमिलरली सेक्शन 8 में फीमेल का हम पढ़ेंगे कि कौन जो है फीमेल हिंदू कौन अडॉप्शन में ले सकती है। सो उसकी हम क्या पढ़ेंगे, उसकी कैपेसिटी एंड राइट इन द सेक्शन 8। उसके बाद द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन, जो दे रहा है, उसके उससे रिलेटेड हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 9 में। उसके बाद द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, यानी कि जिसको दिया जा रहा है अडॉप्शन में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, वो कैसे एलिजिबल होगा, है ना, टू गेट अडॉप्टेड, वो कहाँ पे गिवन है, सेक्शन 10 में। और अदर कंडीशंस कहाँ पे गिवन है, सेक्शन 11 में। तो देखो सेक्शन 6 से ही आप ट्राई टू रिमेंबर कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड द राइट, प्लीज रिमेंबर कैपेसिटी एंड द राइट, वो दोनों ही हम 6 को के फर्स्ट वाली कंडीशन को रीड करेंगे विद 7 एंड 8। 7 में मेल की बात हो रही है, 8 में फीमेल की बात हो रही है। उसके बाद द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन, जो दे सकता है, उसका क्या कैपेसिटी होगी, है ना, वो जो होगी हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। उसके बाद द पर्सन अडॉप्टेड की बात हो रही है ना, जो अडॉप्ट हो रहा है, उसके बारे में सेक्शन 10 एंड अदर कंडीशन इन सेक्शन 11। तो हमारा यहां से हमने क्या डिस्कस किया कि जो पर्सन अडॉप्ट हो रहा है उसका कैपेसिटी प्लस राइट याद रखना है, बाकी सारे में कैपेसिटी गिवन है ना, पर जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसके लिए हमें कैपेसिटी प्लस उसका राइट दोनों होना चाहिए। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। नाउ कमिंग टू द मेल हिंदू, तो क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि मेल होना चाहिए और मेल हिंदू, है ना, क्योंकि ये एक्ट तो हिंदू के अमंग जो अडॉप्शन हो रहे हैं उनको रेगुलेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट साउंड माइंड, एंड इज नॉट अ माइनर, है ना, यानी कि मेजर होना चाहिए, है ना, साउंड माइंड प्लस मेजर, साउंड माइंड प्लस मेजर हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, यहाँ पे सन है, ये सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, सन और डॉटर दोनों को अडॉप्ट कर सकता है, क्या, साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट्स। प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर उसकी वाइफ है, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। तो यहाँ पे क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, कंसेंट ऑफ द वाइफ, है ना, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अनलेस wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो 3 कंडीशंस जहां पे वाइफ की कंसेंट की जरूरत नहीं होगी, व्हाट आर दोस कंडीशंस, है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन भी दे दिया। रूल क्या था, जनरल रूल क्या था
कि विद द कंसेंट ऑफ वाइफ यू कैन अडॉप्ट, है ना, ये जनरल रूल था। पर उसके साथ एक्सेप्शन क्या लगा दिया कि कहां पे कंसेंट ऑफ द वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे द वाइफ हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, ओके, ceased to be a Hindu, okay, he ceased to be a, she ceased to be a Hindu, and last में क्या है, unsound mind, है ना, declared by the court of competent jurisdiction that she is of unsound mind। तो यहाँ पे consent not required, consent of wife not required, okay, हमारा सेक्शन 7 हो गया खत्म। उसके बाद नाउ कमिंग टू द, अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि इफ अ वाइफ हैज, if a person has more than one wife living at the time of adoption, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding proviso, है ना। क्या कह रहा है कि if that person has more than one wife then the consent of all the wives is required, okay, and if in case किसी कोई वाइफ जो है जो रिनाउंस कर चुकी है या फिर अनसाउंड माइंड की डिक्लेयर हो चुकी है या फिर सीज टू बी अ हिंदू, तो वहां पे कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब प्लीज बता दो, जो मैरिजेस अगर मान लो मोर देन वन वाइफ है एंड शादी 1955 के बाद हुई थी, है ना, तो वो वैलिड मैरिज है या वॉइड मैरिज है? हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन, वैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज, समझ रहे हो मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पे? मोर देन वन वाइफ, है ना, तो मान लो शादी जो हुई थी आफ्टर 1955 हुई, तो वैलिड मैरिज होगी या वॉइड मैरिज होगी? वैलिड। वाई वैलिड? हिंदू मैरिज एक्ट 51 सेक्शन 51 क्या कहता है? मोनोगेमी, है ना। मोर देन, जब दूसरी शादी होती है एंड इफ यू हैव अ स्पाउस लिविंग एट दैट टाइम देन द सेकंड मैरिज इज वॉइड। पढ़ा तो हमने वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11, इफ यू कॉन्ट्रावीन द सेक्शन 5 का क्लॉज 1, इफ आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो देन सेक्शन 11 के अंदर इट इज अ वॉइड मैरिज। क्या हुआ स्निया, यू फॉरगेट? पढ़ा था हमने। Not only bigamy, there is prohibited relations and Sapinda also comes under the yeah, but right now I am talking about more than one wife, है ना। अभी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोर देन वन वाइफ, yeah. ओके। तो सेक्शन 11 वॉइड मैरिज, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। पर यहाँ पे बेसिकली मान लो मैंने क्यों, वी आर जस्ट रिवाइजिंग, मुझे ऐसे रिवीजन करने में बहुत मजा आता है कि आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अब देखो ये जो है 2010 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक मैरिड वुमेन के पास राइट नहीं था टू अडॉप्ट, है ना, मैरिड वुमेन के पास राइट नहीं था। और इसमें क्या किया, अमेंडमेंट करके उनको राइट मिला, है ना। तो अनमैरिड वुमेन के पास राइट था कि वो अडॉप्ट कर सकती थी, या फिर उन वुमेन के पास जिनके हस्बैंड आर डेड, है ना, या फिर दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, तो केवल उनके पास राइट लिमिटेड था। लेकिन 2010 में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और अब ये जो सेक्शन है, लेट्स रीड इट। Any female Hindu who is of sound mind, first requirement, and not a minor, यानी कि मेजर, है ना, साउंड माइंड एंड मेजर, एंड हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन, है ना, सन और डॉटर इन अडॉप्शन दोनों को कर सकती है अडॉप्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट अडॉप्ट अ सन और डॉटर एक्सेप्ट विद द consent of her husband unless the husband has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो सिंपल सी बात कह रहा है कि जैसे जस्ट लाइक जैसे हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था, कंसेंट ऑफ वाइफ इज मैंडेटरी, सिमिलर वे में हस्बैंड की भी कंसेंट चाहिए, लेकिन कहां पे नहीं चाहिए, एक्सेप्शन क्या बता दिया कि जहां पे हस्बैंड हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और सीज टू बी अ हिंदू और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड। सिंपली क्या, हमें तीनों रिनाउंस, सीज टू बी अ हिंदू एंड अनसाउंड माइंड याद रखना है कि यहाँ पे कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, और हमें ये 2010 की अमेंडमेंट याद रखनी है। उसके बाद पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, है ना। अब जो है कौन अडॉप्शन में दे सकता है ना,
नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन, है ना, 3 लोगों के पास राइट दे दिया। पहला किसके पास है, फादर, मदर एंड गार्जियन, है ना, इनके पास राइट है टू गिव अ चाइल्ड, है ना, इन अडॉप्शन। अपने बच्चे को अडॉप्शन में कौन दे सकता है, फादर, मदर या गार्जियन। ओके, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, हम अभी आगे पढ़ेंगे। द फादर और द मदर इफ अलाइव शैल हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। यानी कि क्या कह रहे हैं कि फादर और मदर के पास इक्वल राइट है। क्या है, इक्वल राइट है, फादर मदर दोनों के पास इक्वल राइट है। दोनों एक दूसरे की कंसेंट के साथ अडॉप्शन में दे सकते हैं अपने चाइल्ड को, प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय ईदर, है ना, एक्सरसाइज्ड बाय ईदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर, है ना, कंसेंट ऑफ द अदर इज रिक्वायर्ड। यानी कि मदर दे रही है तो फादर की कंसेंट रिक्वायर्ड है, फादर दे रहा है तो मदर की कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो दोनों को इक्वल राइट दे दिया और कंसेंट दोनों का कंसेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अनलेस वन ऑफ देम हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ड, एज यूजुअल कि यहाँ से इनसे इनकी जो पावर है टू गिव द कंसेंट वो ले ली गई, है ना। कैसे कि अगर उन्होंने रिनाउंस कर दिया है या सीज टू बी हिंदू, है ना, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस में कंसेंट ऑफ द फादर और मदर इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं तो फादर मदर दोनों के पास इक्वल राइट है टू गिव इन अडॉप्शन। उसके बाद देखो, वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड, जहां पे दोनों फादर एंड मदर डेड हो चुके हैं और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनाउंस कर चुका है वर्ल्ड को दोनों ने, और हैव अबेंडेंड द चाइल्ड, है ना, अबेंडन कर चुके हैं अपने बच्चे को, और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड। फोर्थ, और वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज अननोन, तो पेरेंटेज इज अननोन इज द फिफ्थ, है ना। 5 कंडीशन बता दी जहां पे बोथ फादर मदर आर डेड और कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, अबेंडेंड द चाइल्ड और अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो चुके हैं, या फिर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, तो वहां पे किसके पास पावर आ गई, द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, है ना। अब पावर 4th क्लॉज में क्या बताया, द पावर इज विद द गार्जियन ऑफ चाइल्ड, he may give the child in adoption with the previous permission of the court। अब देखो, गार्जियन के पास पावर तो है इन द 5 कंडीशंस, बट अभी भी उसको किसकी परमिशन चाहिए, कोर्ट की परमिशन चाहिए। सो द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, है ना, इंक्लूडिंग टू, खुद को भी दे सकता है वो, खुद को भी अडॉप्शन में दे सकता है या फिर किसी और को भी दे सकता है। तो क्या कह रहे, टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। तो गार्जियन किन लोगों को अडॉप्शन में दे सकता है, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ कोर्ट, है ना, कोर्ट की प्रीवियस कंसेंट से लेके कोर्ट की कंसेंट लेने के बाद या तो खुद को देगा हिमसेल्फ या टू एनी अदर पर्सन, इनको देगा। और गार्जियन को कंसेंट ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट से गार्जियन दे सकता है। और हमें 5 कंडीशंस याद रखनी है इन द क्रोनोलॉजी, हम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दे माई टास्क कि इस क्रोनोलॉजी में दी हुई है। तो आपको पहले याद रखना है, डेड, फिर फाउंड रिनाउंस द वर्ल्ड, अबेंडन द चाइल्ड, अनसाउंड माइंड एंड पेरेंटेज इज अननोन। इन 5 कंडीशन में गार्जियन के पास पावर है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, और किसको देगा अडॉप्शन में, टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन। अब देखो, बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4, कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ओके, कल हमने गार्जियनशिप में वेलफेयर वाला कौन से सेक्शन में पढ़ा था, 13। प्लीज टेल मी, सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था ना, कल हमने जो पढ़ा था गार्जियनशिप एक्ट, उसमें 13 में बात हुई थी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड की। जस्ट द रिवीजन, due consideration being for this purpose given to the wishes of the child having regard to the age and understanding, है ना। आपने ड्यू कंसिडरेशन दिया है कि विशेष, बच्चा क्या चाहता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बस इतना सा पढ़ना है, नथिंग एल्स। उसके बाद देखो एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड द अडॉप्टिव फादर एंड अडॉप्टिव मदर। ओके, तो इससे क्या एक और चीज पता चल रही है कि एक बार अडॉप्शन हो गया फिर दोबारा अडॉप्शन नहीं हो सकता, कि अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर भी नहीं दे सकते अडॉप्शन में। अंडरस्टैंड है ना, कि एक बार अडॉप्शन हो गया फिर इसके बाद ऐसा नहीं हो कि अडॉप्शन के बाद फिर से किसी ने अडॉप्ट कर लिया, नहीं,
adoptive father and adoptive mother not included. गार्जियन का मतलब क्या है? मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन, ऑफ अ चाइल्ड और बोथ ऑफ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी, है ना, कल हमने पढ़ा था. अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द चाइल्ड्स फादर और मदर, है ना. टेस्टामेंट्री गार्जियन की बात हो रही है यहाँ पे कि गार्जियन कौन हो सकता है? टेस्टामेंट्री गार्जियन, है ना, बाय द विल जो अपॉइंट होता है, बाय द विल. उसके बाद अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट. ओके, हमारा ये खत्म. इसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट, कोर्ट की डेफिनेशन गिवन है. तो हमारा सेक्शन 9 भी डन हो गया. हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 6 में? सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा था? लेन और देन. ठीक है, लेने वाले के लिए कहां पे गिवन है? 6 और 7. देने वाले के लिए 7 और 8, है ना. 7 में मेल के लिए ले रहा है जो, और फीमेल के लिए 8 में. देने वाले का हमने किस में पढ़ा? सेक्शन 9 में, है ना. और इसके बाद अब जो पर्सन अडॉप्ट हो रहा है उसका हम किस में पढ़ेंगे? सेक्शन 10 में. जो थर्ड कंडीशन थी सेक्शन 6 की, उसको हम पढ़ेंगे अ पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड. तो पहला तो कंडीशन हिंदू होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, है ना, ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए. उसके बाद नॉट मैरिड की कंडीशन है, नॉट बीन मैरिड, और क्या है हमारा? नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स. तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है. पर इन दोनों को एक और चीज प्रोटेक्ट कर रही है, आपका कस्टम और यूसेज. कस्टम और यूसेज, अगर उनके कस्टम एंड यूसेज ऑफ द पार्टीज में है कि इवन इफ दे आर मैरिड एंड दे कैन बी अडॉप्टेड, तो दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द कस्टम और यूसेज, है ना. इनवैलिड अडॉप्शन नहीं होगा. या फिर उनके कस्टम या यूसेज में है कि इवन आफ्टर द 15 ईयर्स द पर्सन द चाइल्ड, है ना, मे बी ही और शी, बॉय और गर्ल, अडॉप्ट हो सकता है ना, तो वहां पे भी अडॉप्ट हो जाएगा. तो आपको बस इन दोनों कंडीशन के लिए याद रखना है, कस्टम और यूसेज. फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हिंदू, नॉट ऑलरेडी बिन अडॉप्टेड, नॉट बिन मैरिड, अनमैरिड होना चाहिए बेसिकली, और बिलो 15 ईयर्स होना चाहिए. तो दैट पर्सन कैन बी अडॉप्टेड. ये रिक्विजिट्स हैं फॉर द पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, किसका अडॉप्शन हो सकता है. उसके बाद अदर कंडीशंस फॉर, हमने लास्ट में 6 के 4 में क्या पढ़ा था? अदर कंडीशंस के बारे में पढ़ा था. देखिए, व्हाट आर द अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन. नाउ कि इफ अ अडॉप्शन इज ऑफ सन, है ना, सन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ओके. तो अडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom the adoption is made must not have a Hindu Hindu son और sons, है ना. बेसिकली क्या बात हो रही ना, जो अडॉप्टिव फादर या मदर है उनका कोई सन होना चाहिए, ना ग्रैंडसन होना चाहिए, सन, ना ही ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए, है ना, ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए. तो तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं. मान लो एक हस्बैंड एंड वाइफ है, इफ दे ऑलरेडी हैव अ सन, उनका अपना खुद का सन है, क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. मान लो इफ द हस्बैंड एंड वाइफ हैज अ सन जो इलेजिटिमेट है, जो क्या है? इलेजिटिमेट है, तो क्या उसको अडॉप्ट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे आगे पढ़ोगे तो, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, है ना. तो उनका जो ये सन है ना, लेजिटिमेट सन नहीं होना चाहिए और अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, है ना. बाकी कोई सा भी सन चलेगा. बाकी कोई सन मान लो कि ये इलेजिटिमेट होता, ये सन इलेजिटिमेट होता, तो क्या आप अडॉप्शन कर सकते थे एक और सन का? प्लीज बता दो. अगर ये इलेजिटिमेट है, हस्बैंड एंड वाइफ का इलेजिटिमेट सन है ये, तो कैन दे अडॉप्ट अगेन? नो. यस. यहाँ पे देखो क्या है, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप की बात हुई असनिया, है ना, कि दैट सन मस्ट बी लेजिटिमेट. अगर इलेजिटिमेट है सन, है ना, इलेजिटिमेट है, तो दोबारा अडॉप्शन कर सकते हैं. तो देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन क्या अटैच है, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन. उनका जो सन होना चाहिए ना इलेजिटिमेट होना चाहिए, है ना ही इलेजिटिमेट सन, मतलब कि कर सकते हैं. अगर इलेजिटिमेट सन है तो अडॉप्ट कर सकते हैं. बेसिकली लेजिटिमेट सन नहीं होना चाहिए, ना ही सन हु हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड, है ना, कि पहले ही कोई सन को अडॉप्ट किया है, तो क्या दोबारा अडॉप्शन कर सकते हैं सन का? द आंसर इज नो.
देखो इसको यहां से समझते हैं एक बार। सेक्शन 11, सेक्शन 11, इफ अडॉप्शन जो है किसका है, सन का है, अडॉप्टिव पेरेंट्स मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन। ओके, तो मान लो एक हस्बैंड एंड वाइफ है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका एक सन था हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है, तो नाउ कैन दे अडॉप्ट अनदर सन, कैन दे अडॉप्ट, अब वो किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्लीज टेल मी। इनका एक सन था दैट गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम, रीड करो अगेन, ये वाली लाइन रीड करके आंसर करो, फर्स्ट वाली लाइन, प्लीज आंसर। They can. दे कैन है ना, क्योंकि हिंदू सन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो उनके सन ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे दे कैन अडॉप्ट है ना, दे कैन अडॉप्ट अ सन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ जिनका मैरिज जो है वॉइड मैरिज है ना, इनका मैरिज ही क्या था, वॉइड था, लेकिन इनका एक सन हुआ, उसके बाद ये हस्बैंड एंड वाइफ मिलके, है ना, वॉइड नहीं वॉइडेबल, मान लो कि वॉइडेबल मैरिज था इनका, इनका एक सन है, तो अब नाउ दे वांट टू अडॉप्ट अनदर सन, तो क्या ये कर सकते हैं, कैन दे अडॉप्ट, वॉइडेबल मैरिज थी, यूज योर ब्रेन्स। I think they can. No, they cannot. Why? Because there is section 16 of Hindu Marriage Act. हमने क्या पढ़ा था, चाइल्ड born out of voidable and void marriage Oh, they are legitimate होता है, legitimate childs. legitimate है ना, तो यहाँ पे they cannot adopt, तो बेसिकली मैंने लिख दिया कि यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, कौन कौन से सन इंक्लूडेड है, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन वाले सन और अडॉप्शन वाले, और क्या एक्सक्लूडेड है, स्टेप सन हो गया, इलेजिटिमेट सन हो गया, या नॉन हिंदू सन हो गया, है ना, तो दे कैन अडॉप्ट इन दीज सिचुएशंस, है ना, यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे दे कैन नॉट। आया समझ में, प्लीज हैंड्स अप, आ रहा है सब समझ में, थम्स अप कर दो एक बार, ओके। उसके बाद अडॉप्शन ऑफ डॉटर पे आते हैं। अडॉप्टिव पेरेंट्स मस्ट नॉट हैव अ हिंदू डॉटर और अ सन्स डॉटर, इसमें सिंपल सी बात क्या बोली, ना खुद की डॉटर होनी चाहिए, है ना ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए, अगर ये दोनों ही नहीं है देन द पेरेंट्स, द अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन अडॉप्ट, है ना, ये अडॉप्ट कर सकते हैं, और लिविंग होना चाहिए, लिविंग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, ना ही तो डॉटर और ना ही ग्रैंड डॉटर, और दोनों रिलेशन हम कैसे देखेंगे, ग्रैंड डॉटर और डॉटर लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन देखेंगे और अडॉप्शन के थ्रू देखेंगे, है ना, कि ऑलरेडी अगर किसी की मान लो हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने ऑलरेडी एक डॉटर को अडॉप्ट किया हुआ है, ये डॉटर क्या है, अडॉप्टेड है, तो क्या देख दूसरी डॉटर अडॉप्ट कर सकते हैं, यस और नो, ऑलरेडी है यहाँ पे इनके पास एक डॉटर, No. नो, द आंसर इज नो, तुम्हारी दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब देखो थर्ड और फोर्थ जो है क्लॉज 11 का, सेक्शन 11 का थर्ड एंड फोर्थ बात करते हैं एज डिफरेंस की, है ना, कि देखो कुछ एज डिफरेंस होना चाहिए, लेजिस्लेचर ने क्लियर कर दिया कि जो पेरेंट्स है ना उनका कुछ ना कुछ अपने अडॉप्टेड सन या डॉटर के साथ कुछ एज डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यू आर 20 एंड यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एज्ड 14, है ना, ऐसा नहीं है, आपको कुछ एज डिफरेंस भी देखना है, क्या कि इफ अ मेल वांट टू अडॉप्ट अ फीमेल, अगर कोई मेल फीमेल को अडॉप्ट यानी कि फीमेल चाइल्ड यानी कि डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है, या फिर इफ अ फीमेल वांट्स टू अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड, है ना, अगर ऑपोजिट, बेसिकली ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है कि अगर मेल वांट्स टू अडॉप्ट अ डॉटर और अ फीमेल वांट्स टू अडॉप्ट अ सन, तो क्या होना चाहिए, adoptive person must be 21 years older than the person being adopted, यानी कि अगर फादर जो मेल पर्सन है he is 20 years old, 20 ईयर ओल्ड है, मेजर है, ठीक है,
क्या कहते हैं साउंड माइंड का है तो ये अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। अब जो इसका सन होना चाहिए वो कितने इयर्स का होना चाहिए? नहीं 20 में तो कर ही नहीं सकता, मान लो ही इज 25, तो नाउ द डॉटर ही वांट्स टू अडॉप्ट, एक डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है, तो डॉटर की एज क्या होनी चाहिए? 25 माइनस 21, 4 और 0 है ना, 4 साल की बेटी होनी चाहिए तभी अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन देयर एज मस्ट बी 21 ईयर्स, है ना, चाहे मेल और डॉटर का केस हो या फीमेल या सन का केस हो, यहाँ पे हमें 21 ईयर्स का एज गैप लेके चलना है। उसके बाद सेम चाइल्ड, जो सिक्स्थ कंडीशन है, सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पेरेंट्स, है ना, साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज्यादा पेरेंट्स उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते सेम चाइल्ड को। ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा हो 4 रिश्तेदार आ गए, अरे इसको हम लेंगे अडॉप्ट करेंगे हम करेंगे, नहीं। उसके बाद चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट एक्चुअली बी गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन, है ना, मजाक मजाक की बात नहीं हो रही है ना, कि अच्छा तुम अडॉप्ट कर लो, नहीं, इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन फॉर व्हाट? टू गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, किसके किसके बीच में इंटेंशन होना चाहिए? बिटवीन द नेचुरल फैमिली एंड द अडॉप्टेड फैमिली, है ना, बिटवीन द नेचुरल फैमिली एंड द अडॉप्टेड फैमिली। उसके बाद ये प्रोवाइजो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है बहुत बार कि दत्ता होमम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल होता है फॉर द वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन, येस और नो। तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो पढ़ोगे 11 के प्रोवाइजो में, यू कैन सी कि परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमम शेल नॉट बी इसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन। द आंसर इज नो, दत्ता होमम इज नॉट एन इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल कंडीशन, ठीक है। तो आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स समझ में आ गई। व्हाट आर द अदर कंडीशन? अगर अडॉप्शन बाय मेल है, अडॉप्शन फीमेल का हो रहा है तो 21 ईयर्स, अगर अडॉप्शन बाय फीमेल है और अडॉप्शन मेल का हो रहा है तो फिर अगेन 21 ईयर्स। सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली, और चाइल्ड अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन, मजाक मजाक में नहीं, अच्छा ये रख लिया, अच्छा तू ले ले, है ना, वो मजाक वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीरियस अडॉप्शन होना चाहिए, गिव एंड टेक का होना चाहिए बिटवीन द गार्जियन कंसर्न or under their authority with the intent to transfer the child from the family of its birth, है ना, to the other family। और जहां पे abandoned child है जिसके parentage is not known, है ना, a child whose parentage is not known from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption, है ना, जहां पे पेरेंट्स अननोन होते हैं, वहां पे जहां पे बच्चा ब्रॉट अप हुआ है वही क्या करते हैं, गिव इन अडॉप्शन टू द फैमिली ऑफ अडॉप्शन। ओके, उसके बाद इफेक्ट्स पे आते हैं। इज इट क्लियर? हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट आर रिलेटेड टू अडॉप्शन। उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। अब देखो इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप डायरेक्टली नोट से रीड कर लो, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द बेयर एक्ट, उसके लिए बेयर एक्ट के लिए बस 11 तक रीड करना। आगे देखो इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन क्या होगा, है ना, कि अडॉप्शन हो गया तो पहला क्या है कि द अडॉप्टेड चाइल्ड बिकम्स द चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। जिस दिन अडॉप्शन हो गया उस दिन से द चाइल्ड, है ना, बिकम द चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स। फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन all his ties in his family will be replaced by those created in adoptive family, है ना, जो उसके नेचुरल फैमिली जहां पे उसका वो बॉर्न हुआ था, है ना, उस फैमिली के साथ उसके सारे टाइज जो होंगे वो एंड हो जाएंगे और वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, द न्यू रिलेशंस दैट आर क्रिएटेड इन द अडॉप्टिव फैमिली। लेकिन एक प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या है कि इन रिलेशन टू मैरिज, कि आप यू आर सेइंग कि उसके जो टाइज है विद द प्रीवियस फैमिली और द नेचुरल फैमिली इट विल बी सीज, है ना, वो सीज टू हैव इफेक्ट। तो उसका मतलब क्या है कि क्या वो अपनी बहन से शादी कर सकता है, मतलब एग्जांपल से समझो कि मान लो ही इज द सन, इसकी एक बहन थी, है ना, सिस्टर, दिस गाय हैज अ, ये इसकी सिस्टर है, ये जो था ये अडॉप्ट होके दूसरी फैमिली में चला गया, है ना, ये यहाँ पे आ गया, पहले ये रमेश था अब ये सोहम बन गया अपनी नई फैमिली में, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो क्या अब सोहम इससे शादी कर सकता है, ऐसे यस और नो, क्या सोहम इससे शादी कर सकता है, क्योंकि इसके सारे जो टाइज हैं वो तो रिप्लेस हो गए बाय द फैमिली ऑफ द अडॉप्टेड फैमिली, है ना, तो क्या अब ये इससे शादी करता है,
कर सकता है? द आंसर इज नो, है ना, कि अभी भी उसके पास रिस्ट्रिक्शन है टू द मैरिज, कि अभी उसके टाइज जो है वो खत्म हो चुके हैं फ्रॉम द फैमिली फ्रॉम वेयर ही गॉट अडॉप्टेड, लेकिन he can't marry, the child cannot marry any person whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth, है ना, अंडरस्टैंड, कि जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती थी अगर उसका अडॉप्शन ना हुआ होता, तो उससे अभी भी ही कांट मैरी, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहे हैं प्रोवाइजो, प्रॉपर्टी वेस्टेड कंटिन्यू टू बी वेस्टेड सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन, जो प्रॉपर्टी वेस्टेड थी उस पर्सन में बिफोर द अडॉप्शन, है ना, इसके जो मान लो ये सन था, सम प्रॉपर्टी वाज वेस्टेड इन दिस सन, है ना, बिफोर द अडॉप्शन, तो दैट प्रॉपर्टी विल कंटिन्यू टू बी वेस्टेड, है ना, इसके पास ही वो प्रॉपर्टी रहेगी इवन इफ इसका अडॉप्शन हो गया, सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन, कि अगर इसका कोई ऑब्लिगेशन है ना, इसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है, तो उस ऑब्लिगेशन के सब्जेक्ट में मतलब प्रॉपर्टी इसी में वेस्टेड रहेगी। थर्ड क्या है कि कांट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम बिफोर द अडॉप्शन, यानी कि मान लो एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये क्या कहना चाहता है, एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी और एक डॉटर थी, ठीक है, इसकी ये डेथ हो गई इसकी, तो अब प्रॉपर्टी क्या हो गई, 1/2 इसको मिल गई, 1/2 मिल गई इसको, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ क्या हुआ कि अडॉप्शन हुआ, है ना, वाइफ ने क्या किया, सन को अडॉप्ट कर लिया, सन को अडॉप्ट कर लिया। नाउ he will not divest any person of his property vested in him before the adoption, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी इनको मिल चुकी है ना, अब ये सन को नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि क्या हम हुआ, इसका रिलेशन हो रहा है विद दिस फैमिली ऑन द डेट ऑफ अडॉप्शन, नॉट फ्रॉम द बर्थ, है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को अबॉलिश कर रहा है, ये जो है, ये जो प्रोवाइजो है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक है, उसको क्या कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है, मतलब कि अब जो रिलेशन क्रिएट हुआ बिटवीन दिस सन, है ना, एंड द वाइफ, वो कब से क्रिएट हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन से हुआ, और अडॉप्शन से पहले ही प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुकी थी, तो अब क्या इसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक जो होता है, इसको कंप्लीटली अबॉलिश करता है हमारा ये, कि ही कैन नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम बिफोर द अडॉप्शन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन, है ना, जिस दिन अडॉप्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि आप आज सन या डॉटर बन रहे हो अडॉप्ट होने के बाद, है ना, आपका रिलेशन ऐसा नहीं हो कि आपके बर्थ से काउंट हुआ कि आप वहीं पे आपका जन्म हुआ था, नहीं, आपका रिलेशन कहाँ से काउंट होगा, फ्रॉम द, कहाँ से इफेक्ट लेगा, from the date of adoption. So the adoption is to take effect from the date of adoption and not from the date of birth of the child. इससे रिलेटेड 2 केस हैं, प्लीज रीड दिस केस, ये आपका है रीड करने का, है ना, एंड एड इन योर लिस्ट। सिंपली वो सेम बात कह रहे हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, चाइल्ड अडॉप्टेड बाय अ विडो will also be deemed to be the adopted son of the deceased husband from the date of adoption, है ना, date of adoption से ही सारे रिलेशन माने जाएंगे, ना कि बर्थ से, बर्थ ऑफ दैट सन। उसके बाद सेक्शन 13 जो क्या बात करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, डायरेक्टली पूछते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि कहाँ पे लिखा है द राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो आपको सेक्शन 13 पता होना चाहिए। हम एक बार इसको बेयर एक्ट से खत्म करते हैं, ओके, आ जाओ। 13 क्या कह रहा है, द राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी, है ना, अगर कोई एग्रीमेंट है ना, कॉन्ट्रारी एग्रीमेंट है, तो उन कंडीशंस में नहीं होगा, नहीं तो बाकी सभी कंडीशंस में ना, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग नॉट रिटन, है ना, सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट, एंड अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्टिव फादर और मदर of the power to dispose of his or her property by transfer inter vivos or by will, है ना, inter vivos मतलब by succession और by will, उनके पास अभी भी राइट रहेगा, अडॉप्शन विल नॉट डिप्राइव देम फ्रॉम देयर राइट, है ना, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट, है ना, उनके पास राइट है दैट दे कैन डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी
डायरेक्टली पीवाईक्यू में आ चुका है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग में, है ना। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट आपको ये टाइटल याद रखना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, ओके, कि कुछ केसेस में कैसे डिटरमाइन होंगी अडॉप्टिव मदर। पहला है वेयर अ हिंदू हु एज अ वाइफ लिविंग adopts a child, she shall be deemed to be the adoptive mother, okay, जहां पे एक मेल है, हिंदू मेल है, उसने अडॉप्ट किया, तो उसकी वाइफ क्या होगी, सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, उसकी वाइफ क्या होगी, अडॉप्टिव मदर होगी, ओके। जहां पे अडॉप्शन हुआ है विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, है ना, कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, द सीनियर मोस्ट इन मैरिज अमंग देम शैल बी डीम्ड टू बी द अडॉप्टिव मदर, यानी कि जो सीनियर मोस्ट होगी वो अडॉप्टिव मदर होगी, और बाकी सारी जो होंगी द अदर्स जो होंगी वो स्टेप मदर्स होंगी। मान लो ये रहा हस्बैंड, इसकी पहली वाइफ है W1, ये रही W2, है ना, ये सीनियर है। अब इसने अडॉप्ट किया एक सन, तो इस सन की जो अडॉप्टिव मदर होगी, अडॉप्टिव मदर वो कौन होगी, सीनियर मोस्ट वाइफ, और ये जो वाइफ 2 होगी ये क्या होगी, स्टेप मदर हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्टेप मदर हो जाएगी। थर्ड में क्या है, वेयर अ विडोअर और अ बैचलर अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एनी वाइफ whom he subsequently marries shall be deemed to be the step mother of the adopted child, है ना। अंडरस्टैंड कि एक जो बैचलर था जिसकी शादी नहीं हुई थी, विडोअर था, है ना, वाइफ थी, शी डाइड, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो सब्सिक्वेंटली जिससे शादी कर रहा है, टू एनी वुमेन और टू एनी वाइफ, है ना, दैट वाइफ विल बी द स्टेप मदर, she will be the stepmother. Now, where a widow or an unmarried woman adopts a child, any husband whom she marries subsequently shall be deemed to be the stepfather of the adopted child, ठीक है। यहाँ पे स्टेप फादर की बात कर दी कि अगर कोई वुमेन होती है, सिंगल वुमेन है, आफ्टर दैट शी मैरीज, है ना, आफ्टर अडॉप्शन शी मैरीज समवन, दैट हस्बैंड विल बी द स्टेप फादर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। उसके बाद 15 वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, कहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 15। No adoption which has been validly made can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth। यानी कि ना मदर फादर के पास राइट है टू कैंसल, अगर एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गया तो मदर फादर के पास भी राइट नहीं है, ना ही अडॉप्टेड चाइल्ड के पास राइट है कि वो कह दे कि अरे अरे मैं नहीं मानता इस अडॉप्शन को, आई एम गोइंग बैक टू माई फैमिली, है ना, माई फैमिली ऑफ बर्थ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक बार अडॉप्शन हो गया इट कांट बी कैंसल्ड। 16 एंड 17 आपका रीड ओनली है, 16 एंड 17 रीड ओनली है, पर रीड कर लेना, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली क्या बात हो रही है कि आप कोई पैसा लेकर, है ना, कोई पेमेंट लेके आप नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिट किया है सर्टेन पेमेंट्स को, कि आप अडॉप्ट करने के लिए किसी और से रिवॉर्ड ले रहे हो और पेमेंट ले रहे हो, तो उसका प्रोहिबिशन गिवन है यहाँ पे, सिंपल सी। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशन दिया गया है, presumption as to the registered documents relating to adoption, and we are done with our adoption वाला part। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, let us revise from notes। ठीक है, देखो सेक्शन 6 से सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे बात हुई है कि अडॉप्शन जो है अब इसी एक्ट के अनुसार होगा, द अडॉप्शन अमंग हिंदूज विल बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट, सेक्शन 5। उसके बाद सेक्शन 6 हमारा रिक्विजिट्स की बात होता है, रिक्वायरमेंट की बात करता है, लेने वाला, देने वाला, और हमारा जो पर्सन हो रहा है, द पर्सन गेटिंग अडॉप्टेड, है ना, अडॉप्ट होने वाला। तो लेने वाले के लिए 2 रिक्वायरमेंट, मेल सेक्शन 7 में है और फीमेल सेक्शन 8 में हमने पढ़ लिया है ना। मेल की वाइफ से रिलेटेड भी हमने कंडीशंस पढ़ ली, इफ ही हैज अ वाइफ तो कंसेंट ऑफ द वाइफ इज रिक्वायर्ड, और किन केसेस में कंसेंट नहीं चाहिए, सिमिलर वे में फीमेल है और उसका हस्बैंड है तो उसका कंसेंट चाहिए होगा। किन केसेस में उनका हम कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, इफ दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, बोलो आप लोग भी बोलो, रिनाउंस द वर्ल्ड, सीज्ड टू बी हिंदू, और तीसरा क्या था, Unsound mind. अनसाउंड माइंड। Death is also considered, right? What?
presumed to be death is also considered. No, there was no ground as such presumed to be death. वहां पे तो वो डिवोर्स का ग्राउंड यू आर टेकिंग ना, यहाँ पे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है. लेट मी ओपन द बेयर एक्ट. ये रहा ना, provided that he has a wife living, he shall not adopt except while with the consent of wife, unless finally renounced the world, ceased to be a Hindu, or declared by a court unsound mind. है ना, वो वाली कंडीशन नहीं है. सिमिलरली हस्बैंड का भी सेम है, कहाँ पे कंसेंट नहीं चाहिए, दिस इज द एक्सेप्शन. ओके. सेक्शन 9 हमारा कैपेसिटी ऑफ पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन. किस किस के पास कैपेसिटी है? फादर, मदर, और 5 कंडीशंस में गार्जियन के पास, विद द किसकी कंसेंट चाहिए, लेकिन किसकी कंसेंट से कर सकता है? कंसेंट ऑफ कोर्ट, है ना, कोर्ट की कंसेंट से. 5 कंडीशन क्या है कि दो, या तो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, फादर और मदर डेथ हो चुकी है दोनों की, है ना, या फिर उन्होंने अबेंडन कर दिया है अपने चाइल्ड को, या फिर रिनाउंस कर चुके हैं दोनों वर्ल्ड को, या फिर अनसाउंड माइंड के ना. सिमिलरली 3 तो ये हो जाएंगी, है ना, चौथा डेथ वाला हो जाएगा, और 5वां है पेरेंटेज नॉट नोन, है ना, पता ही नहीं है कि पेरेंट्स कौन है. वहां पे किसके पास पावर है? गार्जियन के पास पावर है, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट. I just mixed up with him. Gopika, you are not audible. Can you please Sure. type your doubt so that I can see? You are not audible. I just mixed up with the Hindu marriage act. That's what. Your voice is not audible. Gopika, can you please type? मैं देख लेती हूँ अभी. देखो सेक्शन 10 में दे आर सेइंग कि होने वाले का क्या है. प्लीज बताओ अस्निया एंड गोपिका, पहली रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी अ सोहेल, यू आल्सो जॉइन देम. क्या होना चाहिए पहली कंडीशन? हिंदू, है ना, ही मस्ट बी अ हिंदू, नॉट ऑलरेडी अडॉप्ट. नहीं, हमने ऐसी Not already adopted. हमने ऐसी कंडीशन कहाँ पढ़ी थी अस्निया की द पर्सन जो अडॉप्ट होने वाला है ही मस्ट बी अ साउंड माइंड? मैम सॉरी, आई थॉट इट्स सेक्शन 7. जो होने वाला है वो पागल भी चलेगा, ठीक है. ही मस्ट बी अ हिंदू, नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, है ना, Not married. अनमैरिड, 15 years completed. years. हाँ, not नॉट completed. कंप्लीटेड, है ना, 15 years नॉट कंप्लीटेड. ओके, आई जस्ट मिक्स अप विद हिंदू मैरिज. ओके 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 गोपिका. उसके बाद सेक्शन 11 में हमने कंप्लायंस पढ़ी, अदर कंडीशन, है ना. अदर कंडीशन जैसे एज डिफरेंस वाला पॉइंट पढ़ा. उसके बाद जो अडॉप्ट कर रहा है, अगर सन अडॉप्ट कर रहा है तो ऑलरेडी कोई सन, ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए, है ना. अगर डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हो तो ऑलरेडी कोई डॉटर या ग्रैंड डॉटर नहीं होनी चाहिए. फिर उसके बाद 21 ईयर्स वाला हमने पढ़ा, और थर्ड वाली क्या पढ़ा कि 2 से ज्यादा साइमल्टेनियसली, है ना. तो सेक्शन 11. अब सेक्शन 13 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, क्या पूछा था कि अडॉप्टिव. सेक्शन 12 में क्या है? इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन. सेक्शन 12 में क्या है? इफेक्ट क्या होगा अडॉप्शन का, ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक हमने कहाँ पढ़ा? 12 का प्रोवाइजो थर्ड, है ना. हमने क्या पढ़ा प्रोवाइजो थर्ड में? कि उसका जिस दिन, है ना, जिस अडॉप्शन, उसकी रिलेशन कब से काउंट होगा? जिस दिन उसका अडॉप्शन हुआ है. सो ही विल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन फ्रॉम द प्रॉपर्टी, है ना, जिसको ऑलरेडी प्रॉपर्टी मिल चुकी है बिफोर द अडॉप्शन. तो हमें ये याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को क्या करता है? अबॉलिश करता है. डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक. उसके बाद सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 13 में पावर ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी. सेक्शन 14 में अडॉप्टिव मदर. एंड सेक्शन 15 खत्म हमारा. सेक्शन 15 क्या है हमारा? प्लीज टेल मी, क्या है सेक्शन 15? वैलिड अडॉप्शन नॉट कैंसिल्ड. नॉट कैंसिल. तो आपका ये देखो, अब जाके ये रिवाइज करना. अगर एक बार, अब मैंने क्या बताया, एक बार जस्ट रीड दैट, है ना. 5 से 17 को एक बार मेरे नोट्स पढ़ो.
read my notes and after that take the index and try to remember. इंडेक्स देख के देखो कि चारों क्लॉज क्या है, आपको याद रहता है नहीं है ना, इंडेक्स को देख के बस ट्राई टू रिमेम्बर. एक बार नोट्स रीड कर लिया, नाउ फोकस ऑन द इंडेक्स ओनली. इंडेक्स को देख के ट्राई टू रिमेम्बर कि आपको याद आ रहा है कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें क्या कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद हो जाएगा. 100% गारंटी है. दिस इज द स्ट्रैटेजी टू कवर द हमारा ये जो छोटे छोटे माइनर एक्ट्स हैं. ओके गाइस, एवरीथिंग क्लियर? अब देखो, मैं कल भी क्लास लेना चाहती थी बट हमारी फिर सैटरडे को रेगुलर क्लास हो जाएगी. यू गाइस विल हैव नो टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी. तो अभी तक जितना किया है फैमिली लॉ में, गार्जियनशिप और ये वाला पूरा है ना, क्या कहते हैं, टिल सेक्शन 17, ये इतना रिवाइज कर लो टुमारो. उसके बाद हमारा सैटरडे से कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी करना है. तो कल का टाइम है फॉर योर रिवीजन, है ना. तो कल रिवीजन करना. मेंटेनेंस वाला हम एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, हमारा ये एक्ट भी खत्म हो जाएगा. ओके गाइस, आई एम एंडिंग द क्लास. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना. गुड नाइट.